नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र और हमारे साथ हैं मनोज वाजपेयी। मनोज जी, एनडीटीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले ये बताइए कि कोई ऐसी सरकारी पोस्ट है जो आप छोड़ेंगे? प्रोफेसर, इंस्पेक्टर, ठीक है, इंटेलिजेंस ऑफिसर और अब गवर्नर। तो क्या अगली नज़र पीएम की पोस्ट पे है? नहीं, पीएम वगैरह मतलब जो स्क्रिप्ट आती है, जो स्क्रिप्ट अच्छी लगती है और मुझे लगता है कि इससे कुछ नया दर्शकों के पास जाएगा और वो स्क्रिप्ट बहुत एंगेजिंग है, इसमें दर्शकों का मन लगेगा, तो उस फिल्म को या सब्जेक्ट को करने में बुराई ही क्या है। ऐसे लोगों की कहानी जाए जो जिनके बारे में लोग कम जानते हो, खास करके आज के समाज में, जब एक नई जनरेशन पूरी तैयार हो चुकी है और उनको ये पता तो चलना चाहिए कि हम पहले क्या थे, अभी क्या हैं, किस दौर में पहुँचे हैं हम लोग। एक ऐसी स्क्रिप्ट के ज़रिए उन तक पहुँचे जो न सिर्फ इकनॉमिक्स की बात कर रही, बल्कि एक मेन स्ट्रीम तरीके से आप तक लेके आ रही है, जिससे कि एक ऑटो रिक्शा वाले से लेके, एक मज़दूर से लेके, आपके स्टूडियो में बैठे हुए सारे लोगों को बात समझ में आएगी, उनको रोचक लगेगी। जी। तो ये बताइए कि आपका, मैंने कहीं पढ़ा था कि मैथ से बहुत घबराते थे आप। कौन नहीं घबराता है? यहाँ पे देखिए जितने लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो लेकिन यहाँ तो आप देश को दिवालिया होने से बचा रहे हैं, जी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जी। तो इस किरदार को आपने कैसे समझा और कैसे इसमें उतरे आप? देखिए क्या है, हमारा तो काम है पहली बात तो, लेकिन एक हर किरदार को तैयार करने का एक नया तरीका होता है, नया प्रोसेस होता है। क्योंकि इतने सालों से हम काम कर रहे हैं और थिएटर किए हुए हैं, तो हमारे पास में वो तरीके बहुत सारे हैं और बहुत सारे हम नया इजाद भी करते हैं। जी। और एक कैरेक्टर के साथ रहना, उसकी बारीकियों को समझना, उसके छोटे छोटे जो नुआंसेस हैं लोगों तक लेके आने के लिए स्क्रिप्ट पे बहुत हम लोग काम करते हैं। हम लोग काफ़ी पढ़ते हैं उसको, हम बहुत सारा डिस्कस करते हैं और धीरे धीरे आप कैरेक्टर के साथ होना शुरू करते हैं। जब कैरेक्टर के साथ रहते हैं तो और भी बारीकियाँ आपको समझ में आती हैं और उसको ज़िम्मेदारी से लेके आने में एक जो है एक आसानी भी होती है। जी। लेकिन आसान तब तक नहीं हो पाता जब तक पूरा काम ख़त्म नहीं हो पाता, क्योंकि एक्टिंग अपने आप में बड़ी डिफ़िकल्ट सा काम है। जो कि हमारे देश में जो है ज़्यादातर लोग एक्टिंग को बड़ा इजी मानते हैं कि सिर्फ डायलॉग बोलना है ना, कोई भी बोल ले। जैसे कई बार मैं आपके जैसे आप समुदाय में जाता हूँ या किसी सरकारी लोगों के पास जाता हूँ, तो सब के सब कहते हैं थोड़ा सा एक हमको भी दे दीजिए काम। जी। लेकिन ये कितना मुश्किल काम है, इसके लिए एक पूरी विधा है। पहले तो लोगों तक ये समझा पाना कि एक विधा है जिसको सीखी जाती है। जी। उसकी बारीकियाँ सीखती सीखती एक उम्र गुजरती है। वैसे ही जो है किसी भी रोल को तैयार करने में जो है पूरी जान खपानी पड़ती है, समय देना पड़ता है, ऊर्जा देनी पड़ती है, तब जाकर के कहीं एक किरदार जो है जीवंत हो पाता है या उसको आप एक पर्दे पे ढाल पाते हैं। जी। ये तो अब आपने बताया कि इसमें समय लगता है, सब कुछ होता है, लेकिन मनोज कोई खाली तो बैठे नहीं है, कई प्रोजेक्ट हैं, कई फिल्में आप कर रहे हैं, तो उस बीच कितना समय आपने इस कैरेक्टर को दिया और सबसे मुश्किल पक्ष क्या था इस कैरेक्टर का? देखिए 4.5 साल पहले मुझे ये स्क्रिप्ट मेरे पास आई थी जी। और उसके बाद जब तक मैंने हाँ नहीं बोला तब तक मैं 3 बार पढ़ चुका था। लेकिन अब आने के बाद तो कई बार पढ़ा। वो एक हमारा एक तरीका होता है कि आप जितनी बार पढ़ें, जितनी बार समझें, जितनी बार उसको मार्क आउट करें और कैरेक्टर की अपने अपने जो पहलू हैं उस पर काम करें। इकोनॉमिक्स के जानकार हैं तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे रिसर्च आपको करने पड़ते हैं, क्योंकि आप इकोनॉमिक्स तो है नहीं। तो उस दिमाग को समझने के लिए, उसके तह तक पहुंचने के लिए जितनी सारी कोशिश हो सकती है हम लोग करते हैं और उसको इतनी बार करना पड़ता है ताकि लोगों को मैं सिंप्लीफाई तरीके से परफॉर्मेंस के ज़रिए समझा सकूं। लेकिन वो एक बैकग्राउंड है, एक बैकड्रॉप है ये सब चीज़ों का। आरबीआई बिल्डिंग, आरबीआई बैकड्रॉप, बट मूलतः जो कहानी है ना कि कैसे एक आदमी ने और उसके निर्णय ने हमारे देश को एक नई दिशा दी, तो ये मूलतः कहानी है। एक थ्रिलर के फॉर्मेट में है, कम समय है और इसी में निर्णय लेना है और इसी में सब काम को ख़त्म करना है।
उस कम समय को में अचीव करने की जो भागा दौड़ी है, जो जद्दोजहद है, जो द्वंद्व है, जो लड़ाई है, वो सारी चीज़ें आपको इस फिल्म में दिखाई देगी। देखिए आजकल क्या होता है, लोग फिल्में करते हैं, कुछ उनसे पूछा जाता है कि इस फिल्म से जुड़ा कोई ऐसा वाक़या जो याद हुआ आपको, तो कोई वाक़या उनके पास होता नहीं है। तो आपके पास ऐसा कौन-सा ये याद छोड़ जाती है ये फ़िल्म आपकी? देखिए, मैं वाक़या वगैरह तो याद क्यों ऐसा इसलिए नहीं रहता है, क्योंकि ज़्यादातर जब आप फ़िल्में करते हैं तो आप मशगूल होते हैं चीज़ों में। जी, और कुछ एक कॉमेडी फ़िल्में होती हैं या कमर्शियल फ़िल्में होती हैं जहाँ पे इस तरह की तैयारी का कोई मतलब नहीं होता है। जी, वहाँ पे आपको वाक़या मिल जाते हैं। जी, जहाँ पे कोई किसी की टाँग खींच रहा है, कोई किसी के साथ मस्ती कर रहा है, तो वहाँ पर मिल जाता है। लेकिन गवर्नर जैसा किरदार आप करते हो तो उसके साथ ही रहते हो। आप ज़्यादातर आप चुप रहते हैं। जी, उसके पिच को, उसके टोन को डिस्टर्ब नहीं करना जी, चाहते जी, हैं। जी, तो एक ख़ास तरीके का जो शोर होता है शूटिंग का, उससे आप थोड़े से अनजान रहते हैं, तो अपने कान को बंद करके रखते हैं। जी, क्योंकि जो काम आप करने जा रहे हैं कैमरे पे, वो बड़ा कठिन है जी। और किरदार बड़ा कठिन है। तो ये किरदार घर तक पहुँचते हैं क्या? ज़रूर पहुँचते हैं। मतलब मेरा मानना है कि आप ऐसा तो हो नहीं सकता है कि आपने स्विच ऑन किया और स्विच ऑफ हो गया। जी, जिस पे आप तैयारी 2.5-3 महीने से कर रहे हैं, वो अचानक से स्विच ऑन, स्विच ऑफ तो होता नहीं, आपका दिमाग चलता ही रहता है। जी, आप पूरी तरीके से ये कहें कि 200% आप परिवार के साथ हैं, हो नहीं पाता है, क्योंकि आपका अगले दिन के सीन पे भी आपका दिमाग चल रहा होता है। जी, और लेकिन साथ-साथ काम भी करना है, साथ-साथ आपको परिवार के सदस्यों के साथ आप इंटरैक्ट भी कर रहे होते हो। ज़िम्मेदारियाँ जो परिवार की हैं, घर की हैं, उसको भी आपको छोटी-मोटी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, उसको भी पूरा करते रहना पड़ता है। लेकिन ये कहना कि दिमाग से पूरी तरह से गवर्नर चला जाता है, ऐसा होता नहीं। जी। जब आप फ़िल्म चुनते हैं तो एक्टर होते हैं या आप ऑडियंस होते हैं मैं उसमें? ऑडियंस होता हूँ। जब मैं पढ़ता हूँ तो एक ऑडियंस के तौर पे पढ़ता हूँ जी, कि मुझे ये कहानी कैसी लग रही है और इस कहानी को कैसे कहा गया है। जी, वो बड़ा बड़ा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि अगर दर्शक की तरह से नहीं पढ़ूँगा सबसे पहले, और मुझे वो उत्साहित नहीं करेगी, वो चौंकाएगी नहीं, जी, मुझे बाँध के नहीं रखेगी, तो फिर उसको करने का मतलब नहीं है। और फिर उसमें बहुत सारी अगर बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं, बहुत सारे पॉइंट्स पे, जी, तो एज़ एन एक्टर, तो फिर आप जो है उससे अपने आप को अलग कर लेते हैं। जी। मनोज जब सेट पर होते हैं, शूटिंग चल रही होती है, वो कौन-सी बात है जो सबसे ज़्यादा इरिटेट करती है, उन्हें गुस्सा दिला देती है कई बार? सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा जब मैं परफ़ॉर्म कर रहा होता हूँ तो कैमरे के सामने कोई आता है तो जी, बहुत ज़्यादा मुझे उससे परेशानी होती है। क्योंकि कैमरे के पीछे कोई मूव वूव कर रहा होता है, तो मुझे लगता है कि यार कहीं न कहीं मेरे मेरे काम की जो है वो रिस्पेक्ट नहीं हो रही है। क्योंकि हम एक महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं जी, और उसमें वो सामने जहाँ कैमरा रखा है उसके सामने जो है एक दुनिया रचने की कोशिश हो रही है। तो उस दुनिया को में भटकाव होता है फिर उसको रचने में, अगर कोई सामने आता है। आपके इंटरव्यू में मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग चल रहे हैं, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता है। जी, एक थॉट के साथ हैं, आप करते चले जाते हो। लेकिन जब आप परफ़ॉर्म कर रहे होते हैं तो अ, एक अलग दुनिया आप क्रिएट करते हैं और उसमें आप विश्वास करना चाहते हैं उस दुनिया में, जी, ख़ास करके उस समय। जी, तो कोई भी किसी भी तरह की गतिविधि जो है, जी, उस इल्यूज़न को मेरे आँख के सामने से तोड़ती है, तो जी, मैं चाहता नहीं। जी। देखिए एक डायलॉग था आपका सत्याग्रह कि मुंबई का किंग कौन? तो अभी हम टीम में बैठे थे, बात कर रहे थे आपको लेके, तो हमारे ज़हन में एक ये सवाल था कि ओटीटी का किंग कौन? आज की डेट में तो हम आप ही को मानते हैं क्योंकि आप वेब सीरीज़ में आए, वो सुपर हिट रही, फ़िल्म भी ला रहे हैं तो वो भी चल रही है। तो कितना इसने एक एक्टर के तौर पे आपको या बाकी सब लोगों पे इम्पैक्ट डाला इससे? देखिए पहली बात तो ये कि वो ओटीटी जब नया-नया ही था आया था, तब फैमिली मैन आ गई थी, जी, पहला सीज़न, और पहला सीज़न खूब चली थी। लेकिन जब कोरोना में सब लॉकडाउन हुआ था, तो लोगों के पास एंटरटेनमेंट का ज़रिया ही नहीं था। जी, तो हर चीज़ वो फ़ोन पे या ओटीटी पे, टीवी पे देख रहे थे। उस दौरान में जब हमारा दूसरा सीज़न हुआ, तो और भी ज़्यादा लोगों ने देखा और पीछे भी जाके देखा। तो और बहुत सारी फ़िल्में की मैंने। उस ओटीटी के उस समय के कारण मेरे पास में अलग-अलग तरीके की फ़िल्में आई जी, और अमूमन सारी फ़िल्में लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद की। क्योंकि वो सारी फ़िल्में कहीं न कहीं एक नया प्रयोग कर रही थी। एक नए तरीके का किरदार लेके आ रही थी। जिन सब फ़िल्मों को शायद ऑडियंस जाने से पहले लोगों की राय माँगती, वो उनके पास में उपलब्ध थी उपलब्ध और वो देख रहे थे।
और मेरी ऑडियंस भी बन रही थी साथ साथ। जी एक नए नए जनरेशन की ऑडियंस जो मेरे बारे में उतना नहीं जानती थी, जी वो भी मेरा ऑडियंस का जो है एक्सपेंशन भी हो रहा था। तो जब वो ऑडियंस बन रही है तो वो पीछे जाकर भी मेरे सारे काम को देख रही है। तो ओटीटी से मेरा फ़ायदा बहुत हुआ है। जी वैसे तो मूलतः मैं सिनेमा का हूँ, लेकिन सिनेमा उस समय जो है ओटीटी पे आ रहा था, तो उससे फ़ायदा भी हुआ क्योंकि मेरे सारे काम के बारे में लोग जान पाए। जी जी। अब जैसे आपका जो एक आदत है, जो किरदारों में हम देखते हैं, जो आप नहीं रहते वो किरदार बन जाते हैं, चाहे अक्स का हो, चाहे अभी इंस्पेक्टर ज़ेंडे हो, चाहे जो भी किरदार, जब प्रोफेसर हो अलीगढ़ वाला, तो सब में उसमें उतर जाते हैं। तो ऐसा कोई किरदार जो आज तक का सबसे मुश्किल रहा हो और आपके अंदर से मतलब निकलने में बहुत मुश्किल आई हो उस किरदार को? देखिए, मुश्किल तो अमूमन थोड़ी बहुत मुश्किलात तो हर किसी के साथ रहती है। कुछ एक यादें, कुछ एक उसके खरोच आपके दिमाग में रह ही जाते हैं। लेकिन गली गुलियाँ का एक ऐसा किरदार था जो जिसने मुझे पूरी तरीके से, क्योंकि उसमें कई मतलब ज़्यादातर साइकोलॉजिकली अपने आप को जो है उसके लिए तैयार करना पड़ता था। पूरे समय 32-35 दिन उसमें आपको रहना, उस डिस्टर्ब्ड माइंड के साथ या उस इल्यूजन को क्रिएट करना। किसी न किसी तरीके से वो परेशान किया मुझे बहुत ज़्यादा, जी बहुत ज़्यादा। जी। जो मनोज को हमने अभी तक पहचाना है, फ़िल्मों से देखा है, तो आप उस रेस में नहीं रहते, 500 करोड़ बजट, 1000 करोड़ बजट, उसमें नहीं रहते, आप कंटेंट देते हैं। जो आपके पिछली जो फ़िल्में हैं, सीरीज़ है, उसमें जी। हमने देखा भी है। तो अभी आपने कहा कि जब आप फ़िल्म चुनते हैं तो एज़ ए ऑडियंस चुनते हैं आप फ़िल्म को। जी। तो कोई ऐसी फ़िल्म चुनी जो आपने एज़ एन एक्टर चुनी हो? नहीं, मतलब 2-3 ही किया है वैसे। लेकिन और कई बार कोई फ़िल्म करता हूँ मैं सिर्फ़ मज़े लेने के लिए कि चलो इसमें ज़्यादा मशक्क़त तो उस तरह से अपने आप को पूरे तरीके से सताना नहीं है, जी तो थोड़े मज़े करते हैं जा कर के। तो ऐसी फ़िल्म मैंने की हैं, सत्यमेव जयते है, जी सूरज पे मंगल भारी है, जो कॉमेडी थी। जी और अभी भी जो है मेरी आने आने वाली एक फ़िल्म है पुलिस स्टेशन में भूत, जी हॉरर कॉमेडी है। तो वहाँ पे हम जाते थे और जो डायरेक्टर बोलता था एकदम उसमें उसकी तैयारी करके फिर वहीं पे करते थे। जी तो उसका मज़ा ही, उसका अलग मज़ा है। वहाँ पर आपको किरदार में किरदार को उस तरह से तैयारी आपको करनी नहीं है। एक बार ऊपर से समझना है और फिर जैसे-जैसे सीन हो रहे हैं उसको आप ईमानदारी से करते जाइए। तो उसका एक अलग मज़ा है जहाँ पर आप दर्शक को नज़र में रख कर के सब कुछ कर रहे हैं। दर्शक को एक एंटरटेनमेंट देना चाहते हैं। जी। ये एक फ़िल्म मुझे आपकी याद है, कौन? जी। सिर्फ खिड़की पे आसपास घूमते-घूमते आपने पूरी फ़िल्म में दर्शकों को उठने नहीं दिया सीट से। ठीक है, अभी फिर राम गोपाल वर्मा के साथ अभी आप फ़िल्में जी। करने जा रहे हैं, तो जो भूत वाली जो फ़िल्म आ रही है जी। जो, तो ये कितना वो बदले हैं या किस तरह का उन्होंने किस तरह किरदार दिया नहीं, आपको? नहीं, पुलिस स्टेशन में भूत जो है ना पूरी तरीके से खालिस एक कॉमेडी है ना, हॉरर कॉमेडी है। तो अलग-अलग समय पे अलग-अलग, कभी आप शैतान बन जाते हो, कभी आप पुलिस वाला बन जाते हो। तो वो जो स्विच ऑन स्विच ऑफ था, वो बहुत मज़ेदार रहा है। प्लस इसमें गाने भी हैं, वो सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं नहीं जाना चाहता हूँ। तो उसको करने में एक अलग तरीके से एक अपने इंडियन एक्टर को जो है एंजॉय करने का मज़ा, मुझे बहुत मज़ा आया। आपकी एक फ़िल्म थी रोड, जी। है ना? जिसमें बहुत ही क्लासिक किरदार था आपका जी, और जी, राजपाल यादव जो डराते हैं आप उसमें, वो जी। सीन मेरा यादगार मतलब फ़ेवरेट सीन है। जी, जी। तो इस तरह की कोई फ़िल्में हम फ्यूचर में अभी आपकी देखेंगे, इस तरह का किरदार जो था? और देखिए, पुलिस स्टेशन में भूत है, फिर मेरी एक फ़िल्म आएगी, नेटफ्लिक्स की फ़िल्म आ रही है, उसका अभी नाम नहीं रखा है। जी फिर उसके बाद एक और फ़िल्म है, राणा डग्गुबाती की प्रोडक्शन की है। जी उसमें एक एजेड आदमी का किरदार, एक परिवार के बुज़ुर्ग का किरदार कर रहा हूँ। बहुत ही कमाल की कहानी, एक नॉवेल पे बेस्ड है वो। उसका भी नाम अभी रखा नहीं है उन्होंने, जी लेकिन नॉवेल का नाम है द लास्ट मैन इन टावर। जी अरविंद अडिगा ने लिखी है। ये फ़िल्में तैयार हैं, मतलब पोस्ट प्रोडक्शन में हैं, वो धीरे-धीरे करके अपने समय पर आएँगी वो। लेकिन अब मैं एक सुधीर मिश्रा जी की फ़िल्म करने वाला हूँ, वो 2 महीने के बाद है। जी जी, उसके बाद की जो सारी फ़िल्में हैं, अभी तक मैंने कोई चूज़ नहीं किया है। जी बहुत सारी हैं जो सामने हैं, ऑफ़र्स हैं। सोच समझ करके कोई आगे के भी सारे लाइन खड़ी करूँगा। जी अभी मुझे लग रहा है कि
मैं सुधीर मिश्रा जी के फिल्म पे ही पूरी फोकस करूँ। जी, हम एक जो आपसे हमें एक अच्छी बात ये लगती है कि आप हमें समय समय में फिल्में देते जा रहे हैं, कंटेंट देते जा रहे हैं, जिससे आपके साथ एक कनेक्ट बना रहता है। ठीक है, एक ये बात है कि सब लोग, जो भी मैंने एक्टर से बात की, पंकज त्रिपाठी हों, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हों, उन्होंने कहा कि अगर हमें एक्टिंग की जो प्रेरणा मिली ना, आपसे मिली। अच्छा। ठीक है, किसी ने आपको नाटक करते देखा, जी। किसी ने किसी तरीके से देखा, तो मनोज वाजपेयी को किसने प्रेरित किया एक्टिंग के लिए, एक्टिंग सीखने से पहले? वेल देखिए, जब हम गांव में बड़े हो रहे थे तो हर किसी के प्रिय तो अमिताभ बच्चन ही थे। हम छोटे शहर, छोटे गांव से आते हैं, शहर में जी। अपने डिस्ट्रिक्ट टाउन में पढ़ाई करते थे। तो अमित जी की फिल्म थी, शत्रुघ्न सिन्हा जी की फिल्म थी, विनोद खन्ना जी की फिल्म थी, जब हम छोटे थे तब की बात है। लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है तो जब थिएटर शुरू करते हैं हम लोग, फिर हम एक्टिंग की गहराई को समझना शुरू करते हैं। जी। और उसके लिए फिर उस समय नसरुद्दीन शाह जी, ओमपुरी साहब, वो जो है उनके काम को हमने बड़ा देखा, बहुत सीखा। और अभिनय की जो गहराइयाँ हैं, जो बारीकियाँ हैं, वो थिएटर में सीखा जा कर के। बहुत सारे टीचर्स थे जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है उसको सिखाने में। फिर बाहर की फ़िल्में देखनी शुरू की, क्योंकि दिल्ली में थे अभी, और दिल्ली में ये सारी चीज़ें संभव थी। तो बाहर के काम देखे, फिर एक्टिंग के किस आयाम को किस तरह से आप छुआ जा सकता है, उन सब विधाओं पे काम किया और अभी तक कर रहे हैं। ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है एक्टिंग, क्योंकि जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है। जीवन से ही कुछ चीज़ें ले करके आप उसको स्क्रिप्ट में डालते हैं। तो जैसे जीवन जो है अनप्रेडिक्टेबल है, वैसी एक्टिंग बड़ी अनप्रेडिक्टेबल चीज़ है। जी, हमें 2 सवाल बचे हैं आपसे। जी। एक ये कि अमिताभ बच्चन को आपने बताया कि बचपन से आप उन्हें जी। देखा, उनसे सीखा। जब उनसे मिले, तो क्या रिएक्शन था और क्या बात हुई? देखिए, ये तो बड़ा मिरेकल है ना, क्योंकि जिसको बचपन में जी। देखा, जिससे आप पूरे तरीके से सम्मोहित थे, जी। जो लगता ही नहीं था कि इस दुनिया का आदमी है, जी। वो आदमी अचानक आपके सामने आपके खड़े हो जाए तो आपकी तो घिग्गी बन जाएंगी, आपके तो बात ही नहीं निकलेगी। ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ। और लेकिन वो उस समय से लेके आज तक, अब तो काफ़ी मैंने उसके साथ काम भी किया, उनके साथ, और उनसे बहुत सीखा। और जो भाषा का ज्ञान है, उनको दोनों भाषाओं में पारंगत हैं और मेहनत बहुत करते हैं, अभी भी बहुत ज़्यादा। अपने एक्टर को जो है बिल्कुल फॉर ग्रांटेड नहीं लेते। अगर आप वो आपसे ज़्यादा रिहर्सल करते हैं, अगर आप यंग हैं, उनसे यंग हैं, तो आप थक जाएंगे। अमित जी नहीं थकते, वो इतने अपने काम को पूजा की तरह लेते हैं वो, जी। और वो बैठे रहते हैं, इंतज़ार करते रहते हैं अपने समय का। तो ये सारी बातें हैं जो सिखाती हैं कि इतना बड़ा आदमी, इतना सफल आदमी एक आम अभिनेता के तरीके से मेहनत करता है, एक आम अभिनेता की तरह से नर्वस है अपने शॉट को लेकर के, अपने सीन को लेके, एक साधारण अभिनेता की तरह मेहनत करता है। तो आपको इस सारी बातें सीखने को बहुत मिलती हैं। और कोई भी आदमी जो बड़ा होता है, उसके पीछे कई कारण होते हैं। वो भले ही वो भाग्य और मेहनत से बना हो, लेकिन सिखाने के लिए उसके पास बहुत कुछ होता है। आपको उससे बात करके ही नहीं सीख सकते, उसके हाव भाव, चाल चलन से आप सीख सकते हो। तो मैंने जब देखा था तो क्या था आपके मन में, क्या यार ये मतलब नहीं, क्या? मतलब आपको अनहोनी लगता है, तो अनहोनी सी लगती है एक बात, क्योंकि सामने आपने सोचा भी नहीं था कि श्री अमिताभ बच्चन आकर के सामने खड़े हो जाएंगे जी। और आपकी फ़िल्म के बारे में बात करेंगे, आपके अभिनय के बारे में बात करेंगे। जी। तो देखिए, मेरे जीवन में सारी घटनाएं जो घटी हैं, और वो बहुत ही चमत्कारी है। जी। क्योंकि अगर आपको मुझे समझना है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, उसके लिए आपको मेरे गांव जाना पड़ेगा। फिर आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये 83 में ये लड़का इतना छोटा था और उस समय निकला, इस इतनी दूरी तय की। दूरियां और भी बढ़ जाती थी, क्योंकि ना ढंग की सड़क थी, जी। ना बिजली आती थी कई दिन तक। लालटेन में हमने ज़िंदगी गुजारी अपने गांव में। जी। तो ऐसी जगह से आप आते हो जहाँ पे पटना जाना भी जो है एक अपने आप में इवेंट हुआ करता था। जी। मेरे पिताजी 1 या 2 बार ही गए थे अपने पूरे जीवन में, जब तक वो दिल्ली नहीं आए, जी। पटना। और पटना में हमारे राज्य की राजधानी थी। तो मैं बिहारी हूँ, लेकिन मैं बिहार के बहुत ज़्यादा अति पिछड़े, उस समय के अति पिछड़े इलाके से आता हूँ। जी।
तो आपकी यात्रा बड़ी कठिन हो जाती है। कठिन जी और आपको आप कैसे निकल पाए वहाँ से, उसके लिए आप 16 साल तक आप सोचते रहे जी कि यहाँ से कैसे निकला जाए। जी तो वो उसके बारे में बयान भी नहीं कर सकता मैं, उसको किसी को किताब में भी नहीं समझा सकता कि वो समय क्या था बिल्कुल और उससे वहाँ से निकलने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़े। जी। अब आप ये बताएं कि अब गवर्नर आप बने हैं, कोई एक डिसीजन लेना हो आम आदमी के लिए, अपने गांव के लिए जहाँ से आप निकले, तो वो क्या डिसीजन आपके मन में आता है? मैं देखिए, मेरे लिए सबसे ज़रूरी है कि गवर्नर हैं तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले जो है रोज़ की एक ख़ास कमाई तो होनी चाहिए, जी ताकि लोगों को 2 जून की रोटी से थोड़ा ज़्यादा मिले। बिल्कुल जी क्योंकि अगर पेट भरा होगा तो वो सपने देख पाएगा, जी नहीं तो वो उलझा रहेगा सिर्फ पेट भरने के लिए। जी तो उसकी रोज़ी रोटी की सुरक्षा, उसके बच्चों की शिक्षा की का अधिकार, रोज़गार का अधिकार, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। क्योंकि गरीब और जवान, गरीब और युवा, अगर वो सुरक्षित है और उसका इन सब चीज़ों का अधिकार उसे प्राप्त है, फिर इस देश को कोई नहीं रोक पाएगा। जी बिल्कुल सर। एनडीटीवी से बात करने के ढेर सारा शुक्रिया और गवर्नर के ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक्स। थैंक यू वेरी मच।